इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे वो कौन सी वजूहात हैं कि तुर्की में $2.5 लाख की बजाय $3 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी अभी तक आपको तुर्की की शहरियत नहीं मिली। आप किस तरह से 20 से 35% तक अपनी पेमेंट सेव कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर आप तुर्की में $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप किस तरह से अपनी रकम का $45,000 या $50,000 बचा सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने तुर्की में $2.5 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है लेकिन अभी तक उनको तुर्की की शहरियत नहीं मिली। इसकी क्या वजूहत है। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक आपका बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आए, जैसे हमने रिसर्च किया मार्केट में, हमें पता चला पहले तो हम अपना बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही कर रहे थे, लेकिन जब से आप लोगों ने इंसिस्ट किया तो हमने अपनी टीम के ज़रिए जैसे जैसे हम रिसर्च करते गए वैसे वैसे हमें पता चलता गया कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। तकरीबन 90 टू 95%, 98% स्कैम हो रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है, एक अंडर द टेबल एक तो, और दूसरा ये है कि वाइट कॉलर क्राइम जिसे हम कह सकते हैं, वो लोगों की कम इल्मी की वजह से या लोगों को प्रॉपर्टी में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से, आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती और बहुत से लोग आपके सामने बैठकर आपके सामने ही डील कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि हमारे सामने डील क्या हो रही है। आपके सामने बैठकर आपको बेच दिया जाता है और दूसरा बंदा आपके सामने बैठकर ही आपको ख़रीद रहा होता है। तो इस तरह की सूरत हाल है, आपको पता ही नहीं चलता कि बात क्या हो रही है और किस तरह से हो रही है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी में टर्किश गवर्नमेंट ने ये कहा कि जब आप $2.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पासपोर्ट मिलेगा और आपके बच्चों को भी मिलेगा, आपकी बीवी को भी मिलेगा। अब आपने प्रूव करना है कि मैंने $2.5 लाख इन्वेस्ट किया है। आप प्रॉपर्टी $5 लाख की ले लें, आप प्रॉपर्टी $3 लाख की ले लें, आप प्रॉपर्टी $4 लाख की ले लें, जो इवैल्यूएशन अप्रेजर रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, अप्रेजर जो है प्रॉपर्टी का, वो इवैल्यूएट करके एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट देता है। जब वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट देता है, इसको कहा जाता है एक्सपर्ट रिपोर्ट या इवैल्यूएशन रिपोर्ट, या इसको अप्रेजर रिपोर्ट कहा जाता है। गवर्नमेंट सिर्फ इस अप्रेजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है। तो ये आपने एवेल्यूएशन करवा कर सबमिट करवाना होती है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक तो ये है। दूसरा ये होता है कि आपके टापू के ऊपर जो आपकी टाइटल डीड है, जो आपकी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है उसके ऊपर भी आपकी जो प्राइस लिखी होती है, वो प्राइस जो है वो आपकी मैच करनी चाहिए। अब ये है कि सपोज करें कि टाइटल डीड के ऊपर जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी हुई है, अगर वो एवेल्यूएशन रिपोर्ट के साथ मैच नहीं कर रही, तो इसका एवेल्यूएशन रिपोर्ट जो होती है वो मार्केट करंट मार्केट रेट के हिसाब से होती है। अब सपोज करें कि ये पेन है, फ़र्ज़ करें कि ये 10 रुपये का है, पाकिस्तान में फ़र्ज़ कर ले 10 रुपये का। कलीमुल्ला से मैं ये पेन 100 रुपये का ख़रीद लेता हूँ। अब मार्केट में तो रेट इसका 10 रुपये है, मैंने ख़रीद लिया है 100 रुपये का, तो मैंने इसे महंगा ख़रीदा है, ये मेरी बेवकूफ़ी है। कलीमुल्ला ने इसे महंगा बेचा है, ये उसकी अक्लमंदी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो बेचने वाला है वो महंगी बेचता है, उसकी कोशिश होती है कि वो महंगे से महंगा बेचे। ख़रीदने वाले की कोशिश होती है कि वो अच्छी डील उसकी करे। अब अगर किसी भी वजह से आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली है महंगी, और प्रॉपर्टी की टाइटल डीड के ऊपर जो है वो $2.5 लाख ही फ़र्ज करें आ गया है, फ़र्ज कर लेते हैं, तो एवेल्यूएशन रिपोर्ट ये शो करती है कि ये तो प्रॉपर्टी $2 लाख की है। अब बात ये आ जाती है कि जो अप्रेजर है वो $2 लाख बता रहा है कि इस एरिया में इस साइज की, इस कंडीशन की प्रॉपर्टी जो है वो $2 लाख में दूसरे भी बेच रहे हैं।
जब सब $2 लाख में बेच रहे हैं तो आपने इसे कैसे $2.5 लाख में ले लिया? तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वो जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूटेड कंडीशन में चली जाती है, इस वजह से आपकी सिटीजनशिप रुक जाती है। अब बहुत से लोग ये आपको नहीं समझाते हैं, बहुत से लोग ये आपको बताते नहीं हैं, उनका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है जब उन्होंने आपको प्रॉपर्टी सेल करके दे दी, आपने प्रॉपर्टी ख़रीद के टाइटल डीड अपने नाम करवा ली, आप प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, वो बीच में निकल जाते हैं। अब बाद में आप अप्लाई करें सिटीजनशिप, आपको मिलती है नहीं मिलती। होता क्या है कि आपको जब सिटीजनशिप नहीं मिल रही होती तो आप देखते हैं कि मैंने तो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। अब वो प्रॉपर्टी आपने 2.5 लाख की खरीदी थी, वैल्यूएशन रिपोर्ट में 2 लाख की शो हो रही है, आपसे उन्होंने 2.5 लाख लिया, 2.5 लाख के ऊपर भी आपका खर्चा आ गया, तकरीबन 10-15% ऊपर आ गया खर्चा। अब बाज़ लोग तो ये है कि 18% वैल्यू एडिड टैक्स भी देते हैं, हालांकि फॉरनर जो है उसको वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना होता। लेकिन हमारे बहुत से भाई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ टर्की अगर वैल्यू एडिड टैक्स फॉरनर से नहीं भी लेती तो भी हम देते हैं, क्योंकि हमने $45,000 देना है, क्यों हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। तो हम क्यों ना गरीबों की मदद करें, और 2.5 लाख के ऊपर हम $45,000 सिर्फ 18% वैल्यू एडिड है। गवर्नमेंट कहती है कि फॉरनर को नहीं देने की ज़रूरत, लेकिन ये हमारे भाई हैं, इनके पास हैं एक्स्ट्रा पैसे, तो ये कहते हैं क्यों ना मदद की जाए अपने भाइयों की, और उनको वो पैसे बांट देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि 10% वो डालकर, और कुछ लोग तो आपसे वैल्यू एडिड टैक्स भी ले लेते हैं, तो इस तरह से वो डील बना देते हैं 2,80,000, 3 लाख, 3,15,000, आगे इस तरह से चली जाती। होता क्या है कि आपका ये सारा 3 लाख खर्चा होने के बावजूद भी वैल्यूएशन रिपोर्ट में आपका आ रहा होता है कि भाई ये 2 लाख की प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन हमेशा थर्ड पार्टी करती है, और गवर्नमेंट सिर्फ वैल्यूएशन या एक्सपर्ट रिपोर्ट को ही मानती है। इसलिए आपने हमेशा से एक ही काम करना है, जब भी प्रॉपर्टी लेनी है, जब भी प्रॉपर्टी लेनी है, जब भी प्रॉपर्टी लेनी है, आपने अप्रेजर रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, एक्सपर्ट रिपोर्ट, दयार रिपोर्ट, ये आपने बनवानी है पहले। जो मालिक आपको ये बनवाने की इजाज़त नहीं देता या बनवा कर आपको प्रॉपर्टी सेल नहीं करता, इसके पैसे चाहे आप दे दें, $200-250 में बन जाती है, आप पेमेंट कर दें। अगर आपने $2.5 लाख लगाना है तो $200-250 का क्या फ़र्क है। आप प्रॉपर्टी की ये रिपोर्ट बनवाएं, अगर ये रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक, वो रिपोर्ट कहती है ये प्रॉपर्टी 2.5 लाख की है तो आप 2.5 लाख दे के ख़रीद लें। रिपोर्ट कहती है ये प्रॉपर्टी 2 लाख की है तो आपको 2 लाख ही देना चाहिए। रिपोर्ट कहती है ये प्रॉपर्टी 1,80,000 की है तो आपको 1,80,000 ही देना है, आपको 2.5 नहीं देना। अगर वो मालिक उस पर एग्री होता है उस रिपोर्ट प्राइस पे या उससे कम प्राइस पे, मैंने कहा कि अगर मालिक एग्री होता है उस रिपोर्ट प्राइस पे या उससे थोड़ा सा कम प्राइस पे, तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। अगर वो उस रिपोर्ट प्राइस पे एग्री नहीं होता, उससे ज़्यादा मांग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको प्रॉपर्टी महंगी बेच रहा है। गवर्नमेंट उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट उतने ही एक्सेप्ट करेगी जितना एवेल्यूएटर जो है, अप्रेजर उसको दे रहा है। आप चाहे 5 लाख या आप 2 लाख की प्रॉपर्टी है, आप चाहे 5 लाख में खरीद लें, गवर्नमेंट ने उसको नहीं एक्सेप्ट करना। ये बात आप जेन में रखें। अब ये अप्रेजर रिपोर्ट जो है यही मेन रोल प्ले करेगी आपकी सिटीजनशिप में, ये सबसे अहम पॉइंट है। अब इसके बाद आपका क्या काम है, ये फ़र्क जो है ना, ये बाइंग प्राइस का और एक्सपर्ट प्राइस का ये जो फ़र्क है, ये एक प्रॉब्लम है आपकी सिटीजनशिप में। दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर सपोज करें कि टापू आपने जो पेमेंट की है, $2.5 लाख पे किया, लेकिन टापू के ऊपर आ गया है कि भाई आपने तो 2 लाख दिया, टापू के ऊपर 2 लाख आ रहा है, कम प्राइस आ रही है। इसका मतलब ये कि वो जो 18-20% कम आ रही है ना प्राइस, वो भी रोल प्ले करेगी। आपने तो 2.5 लाख ही दिया है, लेकिन टापू के ऊपर जितनी प्राइस आ रही है वो प्राइस कम है, इस वजह से जो है वो भी आपकी सिटीजनशिप प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। उसके बाद ये है कि आप मार्केट प्राइस से, जो मार्केट प्राइस है इससे हायर प्राइस पे प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं।
आपको एजेंट जो है या आपके प्रॉपर्टी डीलर हैं या आपके जो लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे थे, उन्होंने टर्किश लोगों के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर करके आपको 25-30% प्रॉपर्टी महंगी बेच दी, और आपने महंगी प्रॉपर्टी खरीद ली है। इस वजह से बाद में जब एवेल्यूएशन होती है तो वो कम कीमत निकलती है, तब भी आपके लिए इशू खड़ा हो जाता है। तीसरा चौथा बड़ा जो अहम पॉइंट है कि वो जो आपने पेमेंट की है उसका कम से कम $2.5 लाख जो आपने पे किया है उसका कम से कम 50% जो है वो आपने पे करना होता है इनटू फॉरेन करेंसी, और बाकी आप लोकल में भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपने ये शो करना होता है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट आप बाहर से लेकर आए हैं फॉरेन करेंसी की सूरत में। या तो सपोज करें पाकिस्तान से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है, यूके से, अमेरिका से, दुबई से, जहाँ से भी आई है आपके अकाउंट में एक फ़ॉरेन किसी भी बाहर के मुल्क से ये पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है और उसको आपने फिर आगे उससे प्रॉपर्टी ख़रीदी है। या अगर आप इसको लेकर आए हैं कैश की सूरत में तो आपने एयरपोर्ट पे इसको डिक्लेयर किया है कस्टम अथॉरिटीज़ को, और कस्टम अथॉरिटीज़ ने ये लिखा कि इस डेट को ये बंदा इतनी कैश लेकर, मतलब $1 लाख लेकर आया, $2 लाख लेकर आया, इस फ्लाइट से इस पासपोर्ट नंबर इस बंदे ने इतना कैश लेकर आया, हमें कैश शो करवाया और उसकी हम ये रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, एक लेटर बना के दे रहे हैं। तो उसके बाद आप एंटर होते हैं, वो कैश के मालिक आप कंसीडर होते हैं, तो वो जो लेटर होता है वो आपने साथ लगाना होता है। अब बहुत से भाई जो हैं अगर वो कैश लेकर आते हैं बैग में, लेकिन वो एयरपोर्ट पे कस्टम अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर नहीं करते और उनसे वो लेटर नहीं लेते, तो बाद में वो उसको अपना मालिक जो है वो शो नहीं कर सकते कि वो कैश के मालिक हैं या लीगल है वो कैश, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। या तो वाया बैंक होना चाहिए या वाया कैश आ रहा है तो कस्टम अथॉरिटी से लेटर होना चाहिए, ये जो है। और ये जो है ये 4 से 5 अहम पॉइंट हैं जिनको मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला तो ये बाइंग प्राइस और एक्सपर्ट प्राइस में जो डिफरेंस है ये आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, आप सिटीज़नशिप के लिए अहल नहीं हो पाते। टापू के ऊपर जो है टाइटल डीड या ऑनरशिप जो टाइटल है उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही होती है प्रॉपर्टी की वो कम होना, $2.5 लाख के बराबर ना होना, और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी महंगी ख़रीदी है मार्केट वैल्यू से, ये भी एक रोल होता है, क्योंकि मार्केट एवैल्यूएशन होनी है और उस हिसाब से जो है आपको जो है उन्होंने एक्सेप्ट करना है। जो बैंक ट्रांजैक्शन है, पेमेंट जो ट्रांसफ़र हुई है वो लीगल है, और यानी जहाँ से भी पेमेंट आई है आपने वाया बैंक उसको एक्सेप्ट किया और फिर आगे जो है आपने वाया बैंक की ही अकाउंट टू अकाउंट जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र करके पेमेंट की है, उसका प्रूफ है, तो ये आपका लीगल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद आप अगर कैश लेकर आ रहे हैं तो आपने कस्टम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डिक्लेयर करके उनसे एक लेटर लिया होता है। ये 4-5 अहम बातें हैं जो आप मद्देनज़र रखते हैं तो आप आसानी से सिटीज़नशिप ले सकते हैं। लेकिन जो लोग इन बातों का ख्याल नहीं रखते और जिन लोगों को प्रॉपर्टी डीलर्स ने या जो वेल नोन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि मेरे प्यारे भाई मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ और ना ही मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो पिछले 18 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा है, और हम अपने लिए प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते भी हैं, हमारे दफ्तर भी हैं, हमारे अपना सिस्टम भी है, सेटअप भी है, हमारे पास लीगल टीम है, लॉयर भी है। प्रॉपर्टी डीलर एक नहीं 100 है, 150 है, 200 है, आज़रबाईजान में भी है, टर्की में भी है। प्रॉपर्टी को हम अच्छी तरह से समझते हैं। ये सारी बातें जो है हम एनालाइज करते हैं, हम अंडर वैल्यूज प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं मार्केट से भी कम कीमत पर, जो हमें सौदे मिल रहे होते हैं, जो हमें डील्स मिल रही होती हैं। हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमारा इन्वेस्टर क्लब है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हम मिलकर वो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं जो मार्केट से सस्ती मिल रही होती है, उसको कुछ अरसे के लिए होल्ड करते हैं और बाद में सेल कर देते हैं। तो इस तरह से हम काम करते हैं, तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का पता है। हम अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपना ये नॉलेज शेयर करते हैं, ताकि ऐसे हमारे भाई जो टर्की में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेना चाहते हैं, वो किसी स्कैम में ना फंस जाएं, वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, और वो अपनी जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं उनको सेव कर सकें और उसको वो
प्रॉपर्टी डीलर के हाथों में या किसी स्कैमर के हाथों में या किसी गलत कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी के हाथों से उसको ज़ाया ना कर दें। आपने जब पेमेंट दे दी तो वो पेमेंट जब चली जाती है तो उसको रिकवरी जो है इम्पॉसिबल हो जाती है। आप फिर अदालत में जाएंगे, अदालत में केसेस होंगे, वो भी अपना लॉयर कर देगा, आप भी, तो ये मामला चलते रहेंगे, मामला क्लियर नहीं होगा। इसलिए पेमेंट देने से पहले ही जो आपने करना है वो करना है। तो आप पहले से सारी चीज़ों को चेक करते हैं और उसके बाद, तो इसमें सबसे अहम जो काम आप कर सकते हैं हमेशा से, वो सबसे अहम काम आपने ये करना है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले अप्रेजर रिपोर्ट जो होती है, एवेल्यूएशन रिपोर्ट जो होती है, वो ज़रूर अपने ही खर्चे पे बनवा लें और उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी ख़रीदें। और उसके बाद जो भी पेमेंट का लेन देन हो वो वाया बैंक करें। जो भी आप टर्की में कैश लेकर आए हैं वो आपका वाया बैंक ट्रांसफ़र हो, या अगर कैश लेकर आए हैं वो आप कस्टम अथॉरिटी से डिक्लेयर करके लाएं। और जब आपकी ये वैल्यू $2.5 लाख के इक्वल डॉक्यूमेंट्स में भी शो हो जाएगी, टापू पर या अप्रेजर रिपोर्ट में, तब आपको विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह नेशनैलिटी मिल जाएगी। आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स पे शो नहीं होगी तो प्रूफ डॉक्यूमेंट का होता है। आप मसलन मेरा नाम अली अकबर है, तो मैं पासपोर्ट पे अगर मेरा नाम अली अकबर होगा तो मैं डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही इसको प्रूव कर सकता हूँ। अगर पासपोर्ट पे मेरा नाम अली अकबर नहीं है तो मैं इसे कैसे प्रूव करूँगा? तो डॉक्यूमेंट से ही हम अपना जो वैलिडिटी है या अथॉरिटी है या जेन्युइन जो भी है, जो भी मामलात हैं, हम डॉक्यूमेंट के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ टर्की ये कहती है कि अगर आपने $2.5 लाख इन्वेस्ट किया है, यू आर वेलकम, आप इसे कानून के हिसाब से हमें शो करें, हम आपको नेशनैलिटी देते हैं। आप डॉक्यूमेंट में उसे शो करने में नाकाम हो जाते हैं तो इसलिए फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। उस वक्त फिर आपका कोई साथ नहीं देता, हर बंदा अपना अपना हिस्सा लेके जा चुका होता है और आप फिर बाद में प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेते हैं, नेशनैलिटी नहीं लेते। फिर आपको 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है और 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन ये 5 साल आप कोसते रहते हैं और आपका उस वक्त तक 45 से 50 हज़ार डॉलर ज़ाया भी हो चुका होता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। ये बात सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे भाई कैसे 20 से 35% तक इन्वेस्टमेंट सेव कर सकते हैं और अपना जो 45 से 50 हज़ार डॉलर की रकम है उसे बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आप अपनी 30 से 35% किस तरह से इन्वेस्टमेंट सेव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही। देखिए, बहुत से लोगों की ये कोशिश होती है कि वो डायरेक्ट जाके बाइंग कर लें किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी से, किसी भी ओनर से। तो आपको ये पता है कि हर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है उसकी कोशिश होती है कि वो महंगे से महंगे दामों अपनी प्रॉपर्टी को सेल करे, बिल्कुल सर, और ऐसा ही। हर ओनर अपनी प्रॉपर्टी को महंगे से महंगे दामों सेल करने की कोशिश करता है। जब आप उसके पास जाते हैं तो उसको आइडिया होता है कि आप फॉरेनर हैं, वो आपको जो रेट दे रहा होता है मार्केट में, हमेशा जो पहली प्राइस होती है वो आपको 25, 30, 35% महंगी दी जाती है। जी सर, फिर बिल्कुल। आपने निगोशिएट करना होता है कि मैं आपको कैश दे रहा हूँ, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है और ऐसे। तो जितनी सक्सेसफुल आपकी निगोशिएशन होगी उस हिसाब से वो आपको डिस्काउंट देते जाएंगे। बिल्कुल सर। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे भाई जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं डायरेक्ट बिल्डर से लेते हैं, तो ये बिल्डर के साथ जाके जब मिलते हैं तो वो बिल्डर इनको थोड़ी सी निगोशिएशन के बाद 5 या मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे देता है। जी सर। तो उसने पहले ही 35% ज़्यादा रख के इनको बताया हुआ होता है, तो वो 35 में से 10 छोड़ देता है तो 25 या 20% वो फिर भी इनसे ज़्यादा चार्ज कर लेता है। सही हो गया सर। क्योंकि एक प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो होता है वो ऑलरेडी इस काम में पिछले 10 साल से 12 साल से होता है, तो वो वहाँ की एरिया की प्राइस, प्रॉपर्टी की कंडीशन के हिसाब से उसकी प्राइस और प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस और वो सारी चीज़ों को समझ रहा होता है। जी सर। और देखें, अगर वो आप उसके साथ निगोशिएट करते हैं वो तो आपसे 3 या 4% कमीशन लेगा, जो टर्की के अंदर नॉर्मल कमीशन 3 या 4% है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन वो आपसे 3-4% कमीशन लेकर आपको उसके बदले में ये सर्विस देगा कि आप जो 30% महंगी प्रॉपर्टी ले रहे थे
वो उसको डिस्काउंट करवाकर कम से कम कीमत में लेने में हेल्प करेगा। सही हो गया सर। ये अब आपका काम है, जब आप किसी प्रोफेशनल बंदे को हायर करते हैं तो उसे आप टारगेट देते हैं, उसे कहते हैं कि भाई मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी ऐसे इतनी प्राइस में चाहिए, ये प्राइस रेंज होनी चाहिए, और ये तो आप 10 प्रॉपर्टी देखें, आप 20 देखें, आपने मेरे लिए फ़िल्टर करके लानी है, उसमें लीगल इशू कोई ना हो, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए और मुझे पसंद आनी चाहिए। तो आप अपनी सारी डिमांड्स उसे लिख कर देते हैं। भाई अगर वो कमीशन ले रहा है तो उसको काम करना चाहिए। जी सर बिल्कुल। अगर हम उसको कमीशन दे रहे हैं तो उसको हमारे बदले में काम करना चाहिए और हमें सेटिस्फाइड करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि यार ठीक है आप जाके और आराम से कोई भी प्रॉपर्टी लेके हमें दे दें और हम आपको कमीशन दे दें। बिल्कुल सर, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं ले पाते, तो इसलिए वो फेडअप हो जाते हैं, वो डायरेक्ट डील करने की कोशिश करते हैं। जब हम डायरेक्ट डील करते हैं तो हमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो बेवकूफ़ बनाती हैं, और जो नॉर्मल रूटीन प्राइस है या जो जो उनकी डिस्काउंटेड मिनिमम प्राइस हो सकती है उससे 25-30% महंगा हमें वो सौदा सेल कर देते हैं। जी सर तो बिल्कुल हम ऐसा ही। जब उन्हें कैश डाउन पेमेंट देंगे तो उसके बाद तो नहीं, तो एक ही फ्लैट है, एक बंदा सपोज करें वो $50,000 में ख़रीद रहा है तो दूसरा वही उसको 75,000 में ख़रीद रहा होता है। तो अब फ़र्क क्या होता है, दोनों का निगोशिएशन लेवल का फ़र्क होता है। बंदा ये देखता है कि कंपनी को कैसे और किस तरह से निगोशिएट करना है और कहाँ से प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन करनी, जी सर तो बिल्कुल वो ऐसा एक ही। प्रॉपर्टी डीलर बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। मोस्टली सर मैंने देखा है कि हमारे बहुत से जैसे पाकिस्तानी भाई, पाकिस्तान में तो यही कल्चर है ना कि हम खुद जाके बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लैंग्वेज आती है। जी जी। लेकिन हमारे भाइयों को लैंग्वेज नहीं आती और इस चीज़ को वो भूल जाते हैं और वो वहाँ पे जाके उनके साथ बात करने की कोशिश उसमें करते वही भी पाकिस्तान में ये भी एक होता है ना इशू, या दुनिया के किसी मुल्क में जहाँ आपका अपना मुल्क होता है, आप जिस भी एरिया में जाते हैं उस एरिया का आपको काफ़ी हद तक पहले से पता होता है। हैं। ऐसा ही है सर। मोस्टली सपोज करें मैं अगर लाहौर में रहता हूँ तो मुझे लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में प्रॉपर्टी का एक थोड़ा सा आइडिया है। बिल्कुल सर और ऐसा ही उसके है। अलावा मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर मज़दूर की तनख्वाह कितनी है, उसका डेली वेजेस क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितने का है, और ये मटेरियल तैयार होने के बाद प्रॉपर्टी कितने में पड़ जाएगी, तो वो मैं उसकी इवैल्यूएशन कर लेता हूँ खुद ही। ऐसा ही है सर बिल्कुल। लेकिन टर्की में लेबर प्राइस क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, लैंड प्राइस क्या है और लीगल लाइसेंस प्राइस क्या है, ये सारी इवैल्यूएशन जो है मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं इवैल्यूएटर या प्रॉपर्टी एजेंट की सर्विसेज लेता हूँ, उसके साथ साथ लॉयर की सर्विसेज लेता हूँ जो वहाँ का लीगल जो लॉ है उसको समझते हैं और मुझे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। डेफिनेटली वो एक कमीशन तो चार्ज करते हैं, लेकिन कमीशन आपसे 2-3% लेकर या 4% लेकर वो आपका 30-35% एक तरफ से बचाते हैं, दूसरी तरफ से आपके साथ कोई बड़ा स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए और आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए, वो इस चीज़ को भी सिक्योर करते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक मार्केट रेपुटेशन होती है और वो फिर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को और डिफरेंट स्कैमर्स को जानते होते हैं और वो अपने क्लाइंट को किसी भी सूरत उन स्कैमर्स के आगे नहीं फेंकते। बिल्कुल सर ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। सर अगर कोई हमारा भाई इन बातों पे अमल कर लेता है, सर्विस लेने की कोशिश करता है, तो क्या वो अपना 40 से 45,000 या $50,000 तक रकम बचा सकता है? डेफिनेटली देखें आप अब बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि आपको कहते हैं कि आपने 18% वैल्यू एडिड टैक्स देना है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत सुना है मैंने। ये अब वैल्यू एडिड टैक्स फॉरेनर के ऊपर लागू ही नहीं होता। जी गवर्नमेंट सर। जो है टर्की की गवर्नमेंट ने 2017 में ख़त्म कर दिया फॉरेनर के लिए वैल्यू एडिड टैक्स। ये सिर्फ लोकल लोगों के ऊपर लागू होता है जो लोकल लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो फॉरेनर जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको 1% जो है वो नॉर्मल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, 18% वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना होता। जी सर। तो अब ये जो 18% वैल्यू एडिड टैक्स है जब फॉरेनर से लेते हैं, ये मिली भगत होती है एजेंट्स की और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इससे क्या हुआ, 18% आप मिला लें तो 18-18 36 और 9 45, तो 2.5 लाख पे ये 45,000 बनता है। बिल्कुल सर तो ऐसा ही है। जो आप लीगली गवर्नमेंट कह रही है कि आप इन्वेस्टर हैं, हम आपको पासपोर्ट देते हैं, वो आपसे 45,000 टैक्स लेगी। वो तो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको पासपोर्ट देते हैं, आपके बच्चों को आपकी बीवी को भी पासपोर्ट देते हैं, जी सर। तो वो आपसे 45,000 टैक्स डिमांड करेंगे। ऐसा नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन बहुत से लोग
प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले रिसर्च वर्क नहीं करते। इसलिए जब वो जाते हैं, लॉयर की सर्विस ना ली, प्रॉपर्टी डीलर की सर्विस ना ली, लैंग्वेज बैरियर है, दूसरे लोग उनको बेवकूफ़ बना के उनसे लूट लेते हैं। और देखिए 2.5 लाख पे वो $45,000 जो कमाएगा, वो फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के बैठेंगे, वो फिर बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाएंगे, वो फिर अच्छा अच्छा एक अपना जो ऊंची दुकान बनाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पकवान सेल कर सकें। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही है। आप ये अगर आप देखते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आपने बड़ा अच्छा सा दफ्तर देखना है और बहुत अच्छे मामला देखने हैं और एक बड़ा अच्छी सी वेबसाइट देखनी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीज़ें आप ही के पैसे से, आप ही के खून को चूस कर उसी से बनाई जाएंगी। तो एक जो जेन्युइन प्रॉपर्टी डीलर है या जेन्युइन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, वो तो 3-4% पे गुजारा कर लेगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये 18% वैल्यू एडिड टैक्स भी लेते हैं, 4% उसके अलावा कमीशन, 22%। तो उसके अलावा भी जो है वो चार्जेस डाल के तकरीबन 22 से 25% तक ले जाते हैं। जी सर, तो बिल्कुल ऐसा ही आप समझ लें कि ये चौथा हिस्सा जो है ना, वो यही लोग ले जाते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो बिल्कुल इस सर। वजह से आपका क्या होता है कि आप अगर माइंड में ये सोच के गए हैं कि मैं $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके सिटीजनशिप ले लूँगा, तो उसमें से आप समझ लें कि $50,000 तो यही बन जाता है जो वैल्यू एडिड टैक्स की मद में। और तो वो आपकी टाइटल डीड के ऊपर वो $2.5 लाख शो ही नहीं हो रहा होता। तो एट द एंड आपको वो इस पे सिटीजनशिप भी नहीं मिलती। बिल्कुल जब सर। आपको एट द एंड सिटीजनशिप भी नहीं मिलती, तो फिर आप मजबूर होते हैं प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेने में। तो आप जिस मकसद के लिए गए थे वो भी पूरा ना हुआ, आपका $50,000 भी नुकसान हो गया। सिर्फ एक छोटा सा आपने रिसर्च नहीं किया और एक सही बंदे से आपने सर्विस ना ली, या एक अच्छे बंदे को आपने पहले रिसर्च करके फाइंड करके एक प्रॉपर एक टीम वर्क में काम ना किया, या थोड़ा सा टाइम लगा के मार्केट को असेस ना किया, जल्दबाजी में प्रॉपर्टी ले ली, तो तब आपका नुकसान हुआ कि एक तो सिटीजनशिप भी ना मिली, पैसे का भी नुकसान हो गया, और अब आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेके बैठे हुए हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। जी मैं आपका वेलकम। बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग तुर्की की शहरियत लेना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो किसी भी किस्म के स्कैम से बच सकें। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।